नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 के चैप्टर 7 की। इस चैप्टर का नाम है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल के संगठन कौन कौन से हैं और उनकी संरचना किस तरह की है। तो इसमें जो मुख्य टॉपिक हम समझेंगे, पहला है हमारा कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, किस तरह से वायुमंडल की संरचना है। और थर्ड पॉइंट इज एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट के बारे में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक हम लेते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन किस तरह से है। तो वायुमंडल बेसिकली हमारा तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसमें पहली है गैसें, दूसरा है वाटर वेपर या जलवाष्प, और तीसरा है डस्ट पार्टिकल्स। तो इन्हीं तीन से मिलकर हमारे वायुमंडल की रचना हुई है। यदि हम बात करते हैं गैसों की, तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं और जिनके घनत्व में और उनके कंपोजिशन में ऊंचाई के साथ साथ अंतर आता जाता है। हमारा पूरा वायुमंडल ही गैसीय आवरण से बना हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। इसमें कुछ गैसें जीवनदायी गैसें हैं, जैसे O2 ऑक्सीजन, जो प्राणियों और मनुष्यों के लिए जीवनदायी गैस है, और CO2 जो प्लांट्स के लिए जीवनदायी गैसें हैं। और इन गैसों का अधिकतर हिस्सा पृथ्वी के नज़दीक में स्थित है। उदाहरण के लिए 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ दीज गैसेज इज कंफाइंड अप टू बाउंड्री ऑफ 32 किलोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 किलोमीटर से ऊपर नहीं मिलती है, लगभग नगण्य, और ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक जाके लगभग समाप्त हो जाती है। तो ये गैसें कुछ ही ऊंचाई तक पाई जाती हैं और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर हमारा विरल होता जाता है। यदि इन गैसीय कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन, ये लगभग 78.1% है टोटल एटमॉस्फेयर का। दूसरे स्थान पे आता है ऑक्सीजन, जो लगभग 20.8% है। और ऑक्सीजन के बाद जो तीसरी गैस है वो हमारी आर्गन लगभग 0.9% पूरे वायुमंडल में पाया जाता है। इसमें और भी दो गैसें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जो लगभग 0.035% के आसपास पाया जाता है, और इधर इसकी मात्रा में थोड़ी वृद्धि हुई है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.4% के आसपास पाया जाता है। एक और गैस पाई जाती है जिसको हम लोग जीवनदायिनी गैस कहते हैं, वो O3 है, ओजोन। और ओजोन की काउंटिंग 0.07 ppm पार्ट पर मिलियन ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अब इसमें हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जो मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि पृथ्वी के ऊपर जहां कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होती है, तो जो सूर्य से इंसोलेशन आता है, विकिरण आता है, वो आता है शॉर्टवेव रेडिएशन में, जिसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ही कम होती है लेकिन ऊर्जा का स्तर उच्च होता है। तो जब हमारी पृथ्वी इस शॉर्ट वेव रेडिएशन से गर्म होती है तो ये फिर लॉन्ग वेव रेडिएशन करती है, ऊर्जा की मुक्ति दीर्घ तरंग के रूप में करती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर सूर्य से आने वाले सूर्यातप को तो आने देती है, लेकिन जो पार्थिव विकिरण होता है जो उसमें कुछ पार्ट को पीछे कर देती है, जिसको हम लोग कहते हैं काउंटर रेडिएशन। और इससे हमारी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग नाम देते हैं। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय प्रदेशों में बहुत सारे जगहों पे ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। बेसिकली ये ग्लास हाउस है, और ग्लास हाउस बनाने के पीछे कारण क्या है? ग्लास का घर बना हुआ है, और ग्लास के घर में सौर विकिरण तो इन कर जाता है, लेकिन जब ये पृथ्वी से वापस जाता है तो ये ग्लास इसको वापस नहीं होने देता। तो पृथ्वी की ही तरफ काउंटर रेडिएशन होता है, और उस काउंटर रेडिएशन के कारण उस ग्लास हाउस के अंदर का तापमान बढ़ जाता है, और इसमें शीत प्रदेशों में खेती की जाती है। तो चूंकि प्लांट्स का कलर हरा होता है, तो हरे रंग होने के कारण दूर से देखने पे ग्लासेस हरे दिखाई देते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस। और जो गैसें वायुमंडल में इस तरह के प्रभाव को उत्पन्न करती हैं उनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, और मात्रा बढ़ने का कारण क्या है कि जो फॉसिल फ्यूल है हमारे, जो पेट्रोल, डीजल या वनों की कटाई, इन सब कारणों से CO2 की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ी है और बढ़ती ही चली जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण गैस ओजोन है, और इस ओजोन को हम लोग O3 कहते हैं। यानी इसकी रचना
ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनती है। जैसे इस तरह से ये ओजोन है, यदि 2 अणु जुड़ते हैं तो उसको ऑक्सीजन कहते हैं हम लोग। इस गैस की ऊंचाई लगभग 15 से 50 किलोमीटर पाई जाती है और उसमें भी 30 से 35 किलोमीटर के बीच में इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है और ये कंसंट्रेशन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोखता है, उनके प्रभाव को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। जब ये पराबैंगनी किरणें आती हैं तो पराबैंगनी किरणों को ये O3 एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद काफी ज्यादा हीट हो जाता है और हीट होने के बाद ये 2 पार्ट में टूट जाता है, जैसे ऑक्सीजन बना और मोनोऑक्साइड बना। इसी तरह से यहाँ से भी 2 भाग में टूट जाता है, ऑक्सीजन बना, मोनोऑक्साइड बना। इसी तरह जितने भी ओजोन है वो उच्च ताप के कारण 2 भागों में टूट जाते हैं और फिर जैसे जैसे कुछ समय के बाद जब तापमान कम होता है तो फिर से ये जुड़ जाते हैं और फिर से O3 का निर्माण कर लेते हैं। ये प्रक्रिया नेचुरली चलती रहती है। इस तरह से ओजोन पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं, प्राणियों और वनस्पतियों की रक्षा करता है। एक्चुअली ये पराबैंगनी जब स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं तो जो हमारा विजिबल रेंज होता है तो विजिबल रेंज में V से शुरू होता है, R तक आता है। ये V से छोटे तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होता है जिसको हम लोग अल्ट्रावायलेट कहते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इससे त्वचा कैंसर, दृष्टि का जाना, जलीय जीवों पे खतरा, कृषि पे विपरीत प्रभाव, ये सब प्रभाव पड़ते हैं। तो इससे ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। अब दूसरा कंपोनेंट वाटर वेपर। वाटर वेपर की मात्रा पृथ्वी पे ऊंचाई के साथ परिवर्तनशील होती है और ऊंचाई के साथ साथ अक्षांशीय वितरणों में भी ये परिवर्तनशील होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो वाटर वेपर की मात्रा कम होने लगती है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में इसकी मात्रा हवा के आयतन के 4% होती है, जबकि शीत कटिबंधों में और उष्ण मरुस्थलों में ये 1% से भी नीचे होता है। और इसकी मात्रा विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर मूव करते हैं तो भी क्रमशः कम होती जाती है। तो इस वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में काफ़ी योगदान है। क्यों? क्योंकि इनसे ही मौसमी परिघटनाएं होती हैं और इन मौसमी परिघटनाओं के साथ साथ ये पार्थिव विकिरण और सूर्य के प्रकाश के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो अर्थ के ऊपर ब्लैंकेटिंग इफेक्ट का काम करते हैं, कंबल की तरह का प्रभाव जिसको हम लोग कहते हैं। इससे पृथ्वी हमारी बहुत ज़्यादा न गर्म होने पाती है न बहुत ज़्यादा ठंडी होने पाती है। तो ये इंपॉर्टेंस है वाटर वेपर का। अब तीसरा जो कंपोनेंट है दैट इज डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल में बहुत सारे डस्ट के छोटे छोटे कण, मृदा के कण, धुएं की कालिख, बहुत सारे पोलेंस, साल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं समुद्रों से निकलते हैं, ये सारे पदार्थ डस्ट पार्टिकल के रूप में समाहित किए जाते हैं। ये डस्ट पार्टिकल वैसे तो काफी कम ही ऊंचाई पे पाए जाते हैं, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में चलने वाली संवहनीय धाराएं इनको काफी ऊंचाई तक भी पहुंचा देती हैं और ये डस्ट पार्टिकल पृथ्वी पर शुष्क प्रदेशों में अधिक पाए जाते हैं, जैसे मरुस्थलीय भाग और शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश। इन डस्ट पार्टिकल्स का सबसे बड़ा रोल होता है कि ये जलवाष्प के लिए संघनन का केंद्र प्रदान करते हैं, जिसको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या आर्द्रताग्राही कण कहा जाता है। और इन कणों पे जलवाष्प एकत्रित होकर संघनित होती है, जिससे जल की बूंदों का निर्माण होता है और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादलों का निर्माण करते हैं। तो इन डस्ट पार्टिकल्स का क्लाइमेटिक घटनाओं में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डस्ट पार्टिकल और आर्द्रताग्राही कणों के अभाव में संघनन की क्रिया नहीं होने पाती और इसका उदाहरण होता है कि जब हम कृत्रिम वर्षा कराते हैं तो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है और उस सिल्वर आयोडाइड पे नमी के कण संघनित होते हैं और फिर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। अब इसमें हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर को बांटा गया है और बांटने का जो प्रमुख आधार है वो है हमारा टेम्परेचर। तापमान के आधार पे 5 प्रमुख परतों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली परत है पृथ्वी की तरफ से जब हम चलते हैं तो पहली परत है ट्रोपोस्फियर या विक्षोभ मंडल इसको कहा जाता है। दूसरी परत है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी परत है मेसोस्फियर और चौथी परत है थर्मोस्फियर और पांचवी परत है एक्सोस्फियर या बहिर्मंडल। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये एक्सिस शो करता है टेम्परेचर को और दूसरा एक्सिस शो करता है अल्टीट्यूड को। पहले हम लोग देखते हैं ट्रोपोस्फियर में तापमान जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वो कम होता जाता है और ये जनरली प्रति 165 मीटर की हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसको नॉर्मल लाइफ रेट भी कहा जाता है। और जैसे ही समताप मंडल आता है, समताप मंडल पे टेम्परेचर
टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। कारण इसका क्या है कि जिस O3 लेयर की हम लोग बात कर रहे थे, वो ओजोन का मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जो 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसका कंसंट्रेशन अधिक होता है। तो जो भी तापमान इससे रिलीज होता है, इसके कारण इसमें हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और इसकी ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोपाज। समताप मंडल के बाद मेसोस्फीयर आता है। मेसोस्फीयर में फिर से तापमान ऊंचाई के साथ कम होने लगता है और मेसोस्फीयर की ऊपरी बाउंड्री जिसको मेसोपास कहते हैं, मेसोपास के बाद थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में ये बढ़ता हुआ तापमान अब कंटिन्यूअस बढ़ता ही चला जाता है। तो ये तापीय व्यवस्था है हमारे वायुमंडल की, जिसके आधार पे पृथ्वी के वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इनको विस्तार से देखते हैं। इसमें हमारा पहला भाग ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई जनरली 13 किलोमीटर एट एन एवरेज होती है, लेकिन ये विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। इसका कारण क्या है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी पे ये हमारा 0 डिग्री यानी इक्वेटर, तो 0 डिग्री के आसपास संवहनीय तरंगें चलती हैं और इन संवहनीय तरंगों के कारण ये जो ट्रोपोस्फियर की बाउंड्री है ये लगभग 18 किलोमीटर हो जाती है विषुवतीय क्षेत्र में। और ध्रुवीय क्षेत्रों में हवा चूंकि ठंडी होती है तो नीचे बैठती है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में ये बाउंड्री हमारी 8 किलोमीटर की हो जाती है। इसी तरह से जब हम तापमान को देखते हैं तो यहाँ पे तापमान -90 डिग्री के आसपास होता है, जबकि ध्रुवों पे टेम्परेचर -45 डिग्री होता है। तो ट्रोपोस्फियर की सीमा जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोपास, अक्षांशीय वितरण के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। इस ट्रोपोस्फियर में सारी की सारी मौसमी परिघटनाएं होती हैं, जैसे इसमें बादल होते हैं, संघनन होते हैं, वाष्पीकरण होता है, इसमें धूलकण उपस्थित होते हैं और यह लेयर जैविक क्रियाओं के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि ये पृथ्वी से निकटतम लेयर है, इसलिए इसमें भारी गैसें पाई जाती हैं और हमारे वायुमंडल के पूरे द्रव्यमान का लगभग 75% इसी स्फीयर में पाया जाता है। इस लेयर की ऊपरी सीमा, इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोपास, की ऊंचाई विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर पाई जाती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में ये 8 किलोमीटर तक है। तो औसतन इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर पाई जाती है। अब 13 किलोमीटर से ऊपर चलने पे हमारा आता है दूसरा मंडल, यह है हमारा समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है और इस 50 किलोमीटर की ऊंचाई में पूरे वायुमंडलीय द्रव्यमान का 19% पाया जाता है। इसमें तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता जाता है, जैसा हमने अभी पिछले डायग्राम में देखा था, और इसमें जलवाष्प की मात्रा लगभग नगण्य होती है, इसलिए यहाँ पे मौसमी दशाएं लगभग शून्य होती हैं और यही कारण है कि इस लेयर में वायुयान उड़ते हैं और वो फ्रिक्शन फ्री उड़ते हैं। इस लेयर में जो सबसे महत्वपूर्ण गैस पाई जाती है इसको हम लोग ओजोन गैस कहते हैं। और अभी हमने देखा कि ओजोन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि पृथ्वी पे आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो बेसिकली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, इनका वेवलेंथ 100 से 400 नैनोमीटर तक होता है और 100 से 400 नैनोमीटर में इसमें अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी रेज पाई जाती हैं। तो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट सी को तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, बी का लगभग 90% एब्जॉर्ब कर लेता है और ए का कुछ पार्ट नीचे पृथ्वी तक चला आता है। और ये ओजोन बहुत सारे मानवीय एक्टिविटीज के कारण इनका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन होल। तो जिन जिन क्षेत्रों में कंसंट्रेशन में कमी हुई है वहां से अल्ट्रावायलेट रेज हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में सक्षम है। जैसे एक अंटार्कटिका का होल है, लेकिन ये धीरे धीरे ये होल भरते जा रहे हैं, यानी ओजोन का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। स्ट्रेटोस्फीयर की ऊपरी सीमा को कहते हैं स्ट्रेटोपाज और स्ट्रेटोपाज के बाद मेसोस्फीयर शुरू होता है, जिसमें तापमान ऊंचाई के साथ साथ फिर से कम होता है। यानी ट्रोपोस्फीयर में तापमान कम हुआ, स्ट्रेटोस्फीयर में तापमान बढ़ा। और क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ओजोन। और फिर जब मेसोस्फीयर में चलते हैं तो तापमान फिर से ऊंचाई के साथ साथ कम होना शुरू होता है। ये एक्चुअली ऐसी लेयर है जिसके बारे में बहुत ज्ञात नहीं है। कारण क्या है कि जो हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं वो समताप मंडल तक उड़ते हैं, जो बैलून उड़ते हैं और नीचे उड़ते हैं, और जो सैटेलाइट्स होते हैं वो मेसोस्फीयर के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाते हैं, थर्मोस्फीयर या उससे और ऊपर। तो इसके बारे में जानकारी कम है। लेकिन इसी लेयर में जो उल्का पिंड होते हैं अधिकतर आके जल के खत्म होते हैं। तो मेटियोर्स के बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स, मेटल के पार्टिकल्स, ये सारे इस स्फीयर में
फैले हुए हैं। इसकी ऊपरी बाउंड्री को कहते हैं मेसोपाज। और मेसोपाज पे अगर हम पिछले इमेज को ध्यान से देखें तो सबसे कम टेम्परेचर पाया जाता है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का, जो लगभग -100 डिग्री सेल्सियस होता है। और मेसोपाज के बाद फिर से तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है। मेसोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है थर्मोस्फीयर। जो मेसोपाज होती है इसी पे स्थित होता है हमारा कार्बन लाइन, और इस कार्बन लाइन को कहते हैं कि स्टार्ट ऑफ आउटर स्पेस, यानी यहाँ से आउटर स्पेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो सैटेलाइट हैं, रॉकेट हैं, ये सारे इस लेयर में छोड़े जाते हैं। थर्मोस्फीयर में पाया जाता है आयनोस्फीयर, और आयनोस्फीयर की जो हाइट होती है वो 80 to 400 किलोमीटर पाई जाती है। इसमें सामान्यतया विद्युत रूप से चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग आयन कहते हैं। इस लेयर की खासियत होती है कि जो भी पृथ्वी की सतह से रेडियो तरंगे प्रसारित की जाती हैं, ट्रांसमिट की जाती हैं, ये इस आयन मंडल से टकरा के वापस आती हैं। यहाँ से अगर कोई प्रसारण होता है तो इधर से टकरा के फिर से पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। इसी लेयर में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि ध्रुवों पे काफी ज्यादा रंग बिरंगे प्रकाश दिखते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवी ज्योति या अरोराज। और ये दो डायग्राम है अरोरा के। एक देख सकते हैं केवल ग्रीन कलर दिख रहा है मोस्टली, और एक में बैंगनी, पर्पल, बहुत सारे कलर दिखते हैं। और इसका कारण क्या है कि पृथ्वी पे जो मैग्नेटोस्फीयर बनता है, उस मैग्नेटोस्फीयर पे जब सोलर फ्लेयर टकराती हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल हैं, वो जाइरेट करके पोल की तरफ मूव करते हैं, और उन्हीं के कारण जो गैसें हैं वो गैसें ज्वलनशील हो जाती हैं और गैसों से प्रकाश निकलने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी है हमारी, ये हमने समझा हुआ है कि पृथ्वी हमारी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो इसमें से मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं कुछ इस तरह से, और जो स्फीयर बनता है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। तो जब पार्टिकल्स इस पे पड़ते हैं सूर्य से, तो ये पार्टिकल यहाँ पड़ने के बाद जाइरेट करके घूम के ये ध्रुवों की तरफ आते हैं, चाहे इधर पड़े चाहे ऐसे जायरेट करके ये पोल की तरफ आते हैं। तो इन्हीं जायरेशन के कारण, इन्हीं घुमावदार पाथ के कारण इन ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रकाश आधी रात को दिखाई देता है, जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय ज्योति। जब ये उत्तरी गोलार्ध में होता है तो इसको अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और जब ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह का आधी रात को सीन दिखाई देता है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और ये मूव करते रहते हैं, ब्लिंक करते रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब वगैरह पे पड़े हुए हैं। थर्मोस्फीयर का जो ऊपरी भाग होता है उसको थर्मोपाज कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं एक्सोबेस। ये एक्सोबेस यहाँ पे दिख रहा है। एक्सोबेस की हाइट से कोई भी पार्टिकल आसानी से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़ सकता है। और एक्सोबेस के ऊपर पाया जाता है एक्सोस्फीयर, और एक्सोस्फीयर में जो गैसें पाई जाती हैं वो अत्यंत ही विरल होती हैं, और फिर धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष के साथ ये विलय हो जाता है, इनका मर्ज कर जाती हैं। तो पृथ्वी को यदि दूर से देखते हैं तो जो पृथ्वी का कोरोना होता है, यानी जो पृथ्वी का चमकीला भाग होता है, वो हमारी एक्सोस्फीयर की ही गैसें दिखाई देती हैं। अब हम समझते हैं मौसम और जलवायु को। तो मौसम वायुमंडलीय दशाओं के योग के शॉर्ट टर्म एवरेज को कहा जाता है। ये वायुमंडलीय दशाएं कौन सी हैं? तो सबसे पहले तापमान, दूसरा प्रेशर दैट मीन्स एयर प्रेशर, तीसरा विंड्स हवाएं, पवन की दिशा और उनकी तीव्रता, चौथा ह्यूमिडिटी आर्द्रता, जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को प्रदर्शित करता है, क्लाउड्स यानी मेघाच्छादनता, बादल, और प्रिसिपिटेशन यानी वर्षण। तो इन सब तत्वों के अल्पकालिक औसत को मौसम कहा जाता है, जबकि एक लंबे समय के मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। तो जैसे ये पर डे का हो सकता है, वीक का हो सकता है, मंथली हो सकता है, लेकिन जो जलवायु होती है, जो क्लाइमेट होती है, वो ली जाती है जनरली 35 से लेकर 50 वर्ष की होती है या उससे अधिक की होती है। तो मौसम शॉर्ट टर्म होता है, जलवायु लॉन्ग टर्म होती है। अब इस चैप्टर में दो प्रश्न हैं आपके लिए। ये दोनों ही प्रश्न इसी चैप्टर में रिलेटेड हैं जो आपने सीखा है। तो पहला प्रश्न है कि विच वन इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर? तो ट्रोपोस्पाज, स्ट्रेटोपाज, मेसोपाज और थर्मोपाज। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन ये थोड़ा रीजनिंग बेस है और
हल्का सा कठिन है। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस का मुख्य कारण है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला कारण इसमें जो दिया है कि थर्मोस्फीयर हैज आयंस, यानी तापमंडल में आयन पाए जाते हैं। दूसरा कारण है कि चार्ज पार्टिकल राउंड राउंड घूम के ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। तीसरा कारण है आवर अर्थ इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हमारे पृथ्वी में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। चौथा इसमें ऑप्शन है कि लाइट स्कैटर करती है, यानी वर्ण विक्षेपित होती है। और पांचवा कारण नन ऑफ दीज। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।